कल कहाँ तक हुआ था? कल कहाँ तक हुआ था? 2 पेज हो गया था। पदार्थ के भौतिक प्रकृति खत्म हुआ है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, यही ना? चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश में पदार्थ। कल पढ़े थे पदार्थों के भौतिक प्रकृति तक, और आज पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 रूप में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस है। ठीक है, ये 3 भागों में पदार्थ को बांटा गया है मुख्य रूप से। ठीक, लिखा हुआ कि हमारे चारों ओर पदार्थ विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। पदार्थ के ये विभिन्न रूप हैं ठोस, द्रव, गैस। हमारे शरीर में भी पदार्थ के ये 3 रूप मौजूद हैं। हमारे शरीर में भी ये पदार्थ के 3 रूप मौजूद हैं। हमारी हड्डियां और दांत पदार्थ के ठोस रूप में है। हड्डियां और दांत क्या है? पदार्थ के ठोस रूप में है। हमारे शरीर में मौजूद रक्त पदार्थ का द्रव रूप में है। पदार्थ का द्रव रूप में है। और जो वायु हम श्वास के द्वारा अंदर खींचते हैं वह पदार्थ का गैसीय रूप है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के शरीर में जल प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। एक अनुमान के अनुसार भार के विचार से हमारे शरीर में लगभग 70% जल ही है। अब जो है ना, इसे आप लोग नोट में लिखेंगे। तो कहां से लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में लिखेगा ठोस, 2 नंबर में देना है द्रव और 3 नंबर में देना है गैस। 3 नंबर में गैस। बस यहां तक आपको आज का लिखना है। हमारे शरीर में भी, यहां से टिक करना है आपको, हमारे शरीर में भी पदार्थ के 3 रूप मौजूद हैं। पदार्थ के कितने रूप हैं? मुख्य रूप से 3 रूप है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी पदार्थ के 3 रूप हैं। यहां तक लिखेंगे। ठीक है, और इसी का आंसर सुनो। तो ये 3 रूप में कौन कौन है? तो 1 नंबर में लिखेंगे, 1 नंबर में लिखेंगे हमारी हड्डियां और दांत पदार्थ के ठोस रूप हैं। यहां तक टिक कर लो। 1 नंबर में टिक कर लिए। 2 नंबर हम यहां से शुरू करेंगे। हमारे शरीर में मौजूद रक्त पदार्थ का द्रव रूप है। ये हुआ हमारा 2 नंबर। और लिखने के बाद आप 3 नंबर लिखेंगे। 3 नंबर में लिखेंगे जो वायु हम श्वास के द्वारा अंदर खींचते हैं वह पदार्थ का गैसीय रूप है। यहां तक आपको लिखना होगा। हमारा हेडलाइन क्या रहेगा प्रश्न के रूप में? हमारे शरीर में भी पदार्थ के 3 रूप मौजूद है। और उसके बाद 1, 2, 3 इसका रूप लिख ले। ठीक है, 1, 2, 3 रूप लिख ले। भार के विचार से हमारे शरीर के लगभग 70% जल है। हमारे शरीर में कितने जल है? 70% जल है। भार के विचार से हमारे शरीर में लगभग 70% जल है। इसे टिक कर ले। किंतु सभी द्रव्य
पदार्थ इन तीनों ही रूपों में अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर आदि सिर्फ ठोस रूप में ही रहते हैं, जबकि कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन आदि ठोस और गैस दोनों रूप में पाए जाते हैं। किंतु अधिकांश पदार्थ विभिन्न स्थितियों में ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जल एवं गंधक, एक मानव शरीर स्वयं, उसमें भी 3 पदार्थ पाए जाते हैं 3 रूप में। तो हम यहां से टिक करेंगे कि लिखेंगे सभी द्रव्य पदार्थ इन तीनों रूपों में अपना अस्तित्व नहीं रखते। कहने का मतलब एक लकड़ी है तो ये तीनों रूप में नहीं रहेंगे, है ना। तो लकड़ी, पत्थर सिर्फ ठोस रूप में रहते हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण के लिए ये 1 नंबर है ना। हमारा हेडलाइन क्या था कि सभी द्रव पदार्थ इन तीनों रूपों में अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखो, उदाहरण के लिए नंबर 1, लकड़ी, पत्थर आदि सिर्फ ठोस रूप में ही रहते हैं। ये हुआ आपका 1 नंबर। उदाहरण के लिए यहां तक टिक कर ले, टिक कर लिए। 1 नंबर के बाद अब जबकि शब्द को छोड़ देना, 2 नंबर लिखना। जबकि शब्द को छोड़ के क्या लिखेंगे, 2 नंबर, और टिक करेंगे कपूर से। ठीक है, तो कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन आदि ठोस और गैस दोनों रूपों में पाए जाते हैं। यहीं तक टिक करेंगे। सिर्फ ठोस रूप में कौन पाए जाएंगे, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब सिर्फ ठोस रूप में पाए जाएंगे। लेकिन कपूर और अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ये सब किस रूप में पाए जाएंगे, 2 रूप में, ठोस और गैस पदार्थ के 2 रूप में पाए जाएंगे। अगला किंतु शब्द को छोड़ देना है और उसमें 3 लिख देना है ना। किंतु शब्द को छोड़कर 3 नंबर देना है और नीचे में लिखना है, लिखेगा अधिकांश पदार्थ विभिन्न स्थितियों में ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। यहां तक टिक कर लेना है। तीनों रूपों में पाए जाते हैं। जैसे में जल लिख लेना, जल एवं गंधक, जैसे में हो जाएगा जल एवं गंधक। पदार्थ की ठोस अवस्था, इसे जो है ना आप टिक करेंगे कि ठोस पदार्थ में अंतराअणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या होते हैं, काफी निकट, और वे मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। ठोस पदार्थों में अंतराअणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण परस्पर काफी निकट रहते हैं तथा वे मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य पॉइंट क्या है कि ठोस पदार्थों में अंतराअणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। बस इसी सब के वजह से नीचे जो लिखा हुआ है हुआ। ठीक है, इसी सब के वजह से हुआ। आगे इसे स्टार पॉइंट में लिखना। आगे ठोस पदार्थों में अंतराअणुक स्थान बहुत न्यून होता है। अंतराअणुक स्थान बहुत न्यून होता है। इसी कारण पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते। यहां तक टिक करेंगे। जैसे लगता है कि ये सर आप ज्यादा लिखवा रहे हैं, तो आप इतने ही लाइन को याद करें। ठीक है, बाकी उन सबको ध्यान में रहे कि सब के वजह से क्या होता है, अंतराअणुक स्थान कम होता है, इसीलिए वह क्या होता है, गति नहीं कर पाता है। अंतराअणुक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं रहते हैं,
एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। ये वजह याद रखना है, लेकिन मेन हमारा वही याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठोस पदार्थों के सामान्य गुण, ठोस पदार्थों के सामान्य गुण, तो इसमें जितने भी सामान्य गुण है ना उतना हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे में आकृति और आयतन, तो कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। ये 1 नंबर में लिखना है, आपको 1 नंबर में लिखना है। ठोस पदार्थों में अंतराअणुक स्थान बहुत कम और अंतराअणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होने के कारण उनके कण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और ना ही दूर जा सकते हैं। अतः ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है और इसी कारण इसका आयतन भी स्थिर रहता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं क्यों, तो इसका उत्तर यही हो सकता है, नीचे वाला। ठीक है, बस सिर्फ नीचे वाला, जो कि आप नीचे लिख भी चुके हैं, टिक करवा भी दिए हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक एक ठोस पदार्थ है, इसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, है ना। इसी प्रकार से रबर भी क्या है, एक ठोस पदार्थ है, इसको खींचने पर आकृति बदल जाती है, लेकिन खींचने के बाद जब छोड़ते हैं इसे तो वह पुनः क्या होता है, अपने आकृति में चला आता है। चीनी और नमक भी ठोस आकार है, इसकी आकार जो है ना क्रिस्टलीय आकार का एक निश्चित आकृति होती है। चतुष्कोणीय फलक को क्रिस्टलीय फलक कहा जाता है। ठीक है, 4 कोने वाले को। मेज, ये जो टेबल अभी देख रहे हो तुम लोग, ठीक है, मेज भी एक ठोस पदार्थ है, इसकी आकृति निश्चित और इसका आयतन भी निश्चित है ना। आगे देखते हैं घनत्व। 2 नंबर में ये क्या टिक कर रहे हैं, ठोस पदार्थ के सामान्य गुण, ठोस पदार्थ के सामान्य गुण टिक कर रहे हैं। ठीक है, आगे ये आपका 2 नंबर है। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। यहां तक टिक करेंगे, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। और यदि इस पॉइंट के आगे यदि आपको कुछ लिखाएंगे ना तो उसको एरो मार्क लगा करके लिख लेना, उसमें नंबर नहीं देना है। जब भी आपसे कभी कोई पूछेगा कि ठोस पदार्थ के सामान्य गुण बोलिए, तो जिसमें नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 वही बोलना है। बाकी बात उसके बीच में यदि कोई एरो लगा के लिखा दिए हैं तो उसको आप दूसरा पॉइंट में बोले, उसको पूछे तब बोला जाए। ठीक है, जैसे में अभी इसमें शायद लिखाएंगे, क्या लिखा हुआ है, किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान इसका घनत्व कहलाता है। तो घनत्व की परिभाषा कोई पूछेगा ने तब उसका परिभाषा देना। ठीक है, इस एरो मार्क लगा करके नीचे में ये वाला पॉइंट्स आप लिख लीजिए, टिक कर लीजिए। ठीक है, किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। कहने का मतलब द्रव्यमान को आयतन से भाग करने पर क्या होता है, द्रव्यमान को आयतन से भाग करने पर घनत्व प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो इसका फॉर्मूला भी आप नोट कर लेना, इसका फॉर्मूला भी आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। इसका सूत्र होता है, सुनो, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, और बटे में आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब, इसका हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहां कहा गया है अंतराअणुक बल मजबूत रहने के कारण ठोस पदार्थ के कण न्यून स्थान या आयतन में ही
एक दूसरे के साथ मजबूती से सटे रहते हैं, इसी कारण से ठोस के घनत्व उच्च होते हैं। इसको टिक नहीं करना है, बस सिर्फ पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है। 3 नंबर द्रव्यमान और क्वथनांक। तो 3 नंबर में हम क्या लिखेंगे? ठोस पदार्थ के द्रव्यमानांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ के द्रव्यमानांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। अब बात रही द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होता है, आगे की परिभाषा में आपको देखने को मिलेगा। द्रव्यमानांक कहने का मतलब कोई पदार्थ कितने तापमान पर वह द्रव अवस्था में आ गया, वो हुआ द्रव्यमानांक, ठीक है। और कितने तापमान पर वह द्रव पिघल मतलब वाष्पित होने लगा, उसको कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। इसको आगे हम पढ़ते हैं डिटेल से, बस इसे टिक कर लो, ये एगो स्टार पॉइंट कर लेना। हाँ, ठोस पदार्थ के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक जो होते हैं ना, कमरे के ताप से अधिक होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, स्टार पॉइंट में लिख लेना इसे। 4 नंबर में है ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, इसे टिक कर लो। ये सामान्य गुण है, ये क्या है? सामान्य गुण है। अब आगे देखते हैं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। मजबूत अंतरानुक आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ के कण परस्पर मजबूती से बंधे रहते हैं। बाहर से दाब पड़ने पर भी इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः ये ठोस, ये कठोर और दृढ़ होते हैं। तो कहने का मतलब, सुनो, ये नीचे वाला जो पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वह सब एक ही पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं? 5 नंबर पढ़ेंगे, इसमें आपको संपीड्यता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, अर्थात ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर उसके आयतन को क्रमशः घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। यहां तक लिखना है इसको। अर्थात वाला भी लिखना है, अर्थात वाला भी लिखना है, लेकिन आपको सिर्फ सुनाना है कितना? ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, ठीक है। क्यों संपीड्य होते हैं तो उसका वजह दिया गया है, अर्थात वाला, ठीक है। वो लिखना पड़ेगा अर्थात दे करके। कोई दिक्कत? समझ में देख लो कैसे लाना है, ध्यान से जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखना। कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थ पर दाब डालकर, कहने का मतलब ठोस पदार्थ जो रहता है ना, जैसे ईंट, उसको उसके ऊपर दबाव डालकर, उसके ऊपर दबाव डालकर उसके आयतन को घटाया नहीं जा सकता। जैसे एक तकिया, तकिया पर दाब दबाव डाल करके, है ना, रबर, उस पर दाब डालकर उसके आकृति को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ना, ठोस पदार्थ असंपीड्य इसीलिए होते हैं कि ठोस पदार्थ को आप दाब डाल करके उसके आयतन को कम नहीं कर सकते हैं, उसके आयतन को कम नहीं कर सकते हैं, और उसके आयतन, उसके दबाव को कम करके, उसके दबाव को कम करके यानी दाब को घटा करके उसके आयतन को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे रुई को दबा देते हैं और फिर छोड़ते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। आयतन माने क्या? वजन नहीं, आयतन माने अधिकृत स्थान, कितना अधिक स्थान किया, यही होता है। उसको दाब देते हैं रुई को तो वो दब जाता है ना। स्पंज को दाब देते हैं
जिसको रसगुल्ला कहते हैं, तो वो दब जाता है, दबता है ना, लेकिन उसको छोड़ेंगे तो फिर वो अपने आकार में आ जाता है। रबर को दाब देंगे लेकिन उसे फिर छोड़ेंगे तो अपने आकार में आ जाएगा। लेकिन ठोस पदार्थ जो रहते हैं, मुख्य रूप से ठोस, उसको आप ना तो दाब करके उसके आयतन को घटा सकते हैं, है ना तो उस पर दाब हटा करके, कम करके उसके आयतन को बढ़ा सकते हैं। इसी को कहते हैं संपीड्य और असंपीड्य। ठीक है, मतलब दाब करके यदि उसको खूब छोटा कर दिए तो वो संपीड्य हो गया, और उसको ना दबा सकते हैं तो वो हो गया असंपीड्य। क्या हो गया? असंपीड्य। जब उस वस्तु को नहीं दबा पाते हैं तो वह वस्तु असंपीड्य है, दबने वाला नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? चलिए, इसका कारण यह है कि ठोस पदार्थ में अंतराणुओं का स्थान इतना कम होता है कि उसे और अधिक निकट नहीं किया जा सकता है। मतलब उसका स्थान इतना कम होता है कि उसे और सटाया नहीं जा सकता है, और उसे अधिक कम नहीं किया जा सकता। अतः ठोस पदार्थ के कणों को और अधिक निकट नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पाव रोटी या स्पंज, ये सब अपवाद है। ये सब क्या है? जो भी पढ़ रहे थे, ये उसको दाबेंगे तो दब जाएगा, लेकिन बाद में फिर से वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। इसका आयतन कम होता है, दाबते हैं तो स्थान कम हो जाता है, होता है ना। चलो आगे देखते हैं। ये सब आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। इसको एक बार आप पढ़ लेना, यहाँ से यहाँ तक, पाव रोटी से लेकर के वायु बाहर निकल जाती है तक, एक बार पढ़ लेना, इसको लिखना नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, बहाव के बारे में तो लिखेंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई बताओ तो? ये अभी हम क्या हेडलाइन इसका क्या है? नहीं, इसका हेडलाइन है ठोस पदार्थों के सामान्य गुण। इसका क्या है? ये जो आपका लिखा हुआ है ना इस बुक में, बहाव, इस बहाव को आप ना लिखें, डायरेक्टली क्या लिखे, उसको नीचे उतार के लिखे जो भी नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब बहती नहीं है। बस यहां तक टिक कर लो। क्यों नहीं बहती है, इसका वजह नीचे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं 7 नंबर, प्रसारण या संकुचन। ठीक है, तो हम 7 नंबर देखते हैं। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। इसे भी टिक कर लो। ठीक है, 7 तक हो गया। अब नीचे वाले पढ़ लेते हैं। हालांकि जो भी पढ़ेंगे ना वो सब ऊपर वाला पढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन बुक में लिखा हुआ है तो आपको पढ़ देते हैं, समझा देते हैं, कुछ नया होगा तब। कहा जा रहा है कि उष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्रायः बढ़ जाती है। ये तो शुरू में ही पढ़े थे। उष्मा जब करते हैं तो वह उसके ठोस कण के ऊर्जा जो होता है ना बढ़ जाती है। ऐसा होने पर ये कण अपने विराम के मध्य स्थानों के चारों तरफ अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की गतिज ऊर्जा अधिक भी नहीं होती, मतलब इतनी अधिक नहीं होती कि वे अपने विराम के मध्य स्थान को छोड़ के बाहर चल जाए। ऐसा भी नहीं होता कि वह विराम को छोड़ के बाहर चल जाए। और वह ठोस पदार्थों में प्रसार की मात्रा बहुत कम हो जाए। जैसे कोई कल कह रहा था लोहा के बारे में, कह रहा था ना कि लोहा क्या पिघल सकता है? नहीं, इतना भी वह अपना कण को छोड़ नहीं सकता कि वह बह के बाहर चला जाएगा। बस सिर्फ वो अपने अंदर गति करने लगता है ना, जिससे पीट करके उसका आकार सिर्फ बदला जाता है। ये नहीं कि उसको गर्म करेंगे तो वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान तक चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, आगे सिर्फ पढ़ना था, आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार किसी ठोस पदार्थ को ठंडा करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा घटती है। ऐसा होता है नियम में। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। जैसे देखता होगा तुम लोग, कोई भी चीज रहेगा ठोस,
उसको पानी में देगा तो ठिठुर के एकदम छोटा दब जाएगा, दब जाता है ना, दब जाता है। ठंडा से क्या होता है, दब जाता है। तो कहीं कहीं ऊंचा रहेगा, कहीं कहीं दबा रहेगा, तो वो ठिठुर जाता है। तो कहा जा रहा है कि इसी प्रकार किसी ठोस पदार्थ को ठंडा करने पर उसके गतिज ऊर्जा घटती है और कंपन की तीव्रता भी बहुत कम हो जाती है, मतलब कम कंपन करने लगता है उसके कण, ठीक है। किंतु ये कण अपने स्थिर स्थान को नहीं छोड़ते और ये परस्पर अधिक निकट भी नहीं आ पाते। इसी कारण ठोस पदार्थों को ठंडा करने पर इसका संकुचन भी बहुत कम होता है। ठोस पदार्थों को गर्म करने पर प्रसारण बहुत कम होता है। सुनो, ठोस पदार्थों को गर्म करते हैं, लिखा हुआ है ना, ठोस पदार्थों को गर्म करने पर इसका प्रसारण बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब अलग अलग, इसमें ठंडा या गर्म लिखल है ना, इसको अलग अलग करके पढ़ देते हैं। ठोस पदार्थों को गर्म करने पर इनका प्रसार बहुत ही कम होता है। ठोस पदार्थों को गर्म करने पर इनका प्रसार बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अब इसको दूसरा तरीका से पढ़ देते हैं। ठोस पदार्थों को गर्म करने, गर्म इस बार नहीं होगा, ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। ठोस पदार्थों को ठंडा करने पर इनका संकुचन बहुत ही कम होता है, मतलब अलग अलग पढ़ दिए। जो शुरू में लिखल था गर्म, उसके लिए प्रसार लिखा गया, क्या लिखा गया, जो ठंडा लिखल है दूर में, उसके लिए संकुचन लिखा गया दूर में। समझ में आ गया। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए, मतलब बिना द्रव में बदले, सीधे वाष्प में बदल जाता है और उस वाष्प को ठंडा करते हैं तो बिना द्रव में बदले यानी परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यहां से यहां तक चेक कर लो। हाँ, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। चाहे तो आप इसका इमेज भी बना सकते हो अपने नोटबुक में। जब नोटबुक में इमेज नहीं देते हो तो नोटबुक उदास लगता है, लगता है लिखना लिखल है कुछ, ठीक है, इसीलिए उसमें इमेज लगा दिया करो। आगे देखते हैं। ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपात कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, आयोडीन। कर्पूर, कर्पूर को अब कपूर कहा जाता है। नेप्थलीन शुष्क बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, मतलब शुष्क कार्बन है ना, शुष्क बर्फ आदि ऐसे ही पदार्थ हैं। यहां तक ठीक कर लेगा, ब्रैकेट ब्रैकेट सब ठीक करना है। ये किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ठीक है। मतलब इस सब पदार्थ का क्या होगा, जब इस पदार्थ, ये ठोस पदार्थ है सभी, जब इसको गर्म करेंगे ना तो जल ना बन करके गैस में उड़ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, गैस में बन जाएगा। और उसी गैस को जब ठंडा करेगा नहीं तो जल ना बन करके ठोस बन जाएगा। लेकिन पानी में ऐसा स्थिति नहीं है, बर्फ ठोस होता है। ले लो, गर्म करेगा पानी पहले बनेगा, और गर्म करेगा तब वो पानी वाष्प बनेगा, बनेगा नहीं, फिर उस वाष्प को ठंडा करेगा तो पानी बनेगा, और उस पानी को ठंडा करेगा तो बर्फ बनेगा, ऐसा होता है ना। लेकिन ये सब पदार्थ जो है ना, नौसादर, शुष्क बर्फ, नेप्थलीन, कपूर, आयोडीन, ये सब जो है ना ऊर्ध्वपात होते हैं, ये सब, ठीक है, ये सब ऊर्ध्वपात होते हैं। जो कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या हो जाएगा, वह द्रव ना बन करके वह गैस बन जाता है डायरेक्टली। इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है ना, इस क्रियाकलाप को आप अच्छे से देख ले, समझ में आ जाएगा।
आगे देखते हैं विसरण। क्रियाकलाप यदि लिखते हैं तो इसका चित्र लिखना, और यदि क्रियाकलाप नहीं लिखते हैं तो इसका चित्र नहीं लिखना, ठीक है। आगे देखते हैं विसरण। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं, वो विसरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विसरण कहलाते हैं। इसको पढ़ देते हैं नीचे। सामान्यतः कोई ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में विसरित नहीं होती है, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं होता है। अब जो है ना, हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था द्रव में, ठीक है, द्रव की अवस्था। विसरण तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आप क्या पढ़ रहे थे? ठोस के सामान्य गुण। पदार्थ की द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था के बारे में उसके भौतिक गुण देखेंगे, है ना। द्रव के सामान्य गुण, ये आपका हेडलाइन है, द्रव के सामान्य गुण। इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कुछ। कहा जा रहा है कि द्रव के कणों के बीच अंतरानुक आकर्षण बल की तुलना में कमजोर होने के कारण द्रव के कण कम मजबूती के साथ परस्पर बंधे रहते हैं। अतः द्रव के अंदर अंतरानुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। फलतः द्रव के कण अधिक स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते रहते हैं, किंतु द्रव अनुक आकर्षण बल इतना कमजोर भी नहीं होता कि वे कण द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाए। देखेगा, जब आप पानी नीचे गिरा देते हैं जल को, तो यहां से यहां तक जाता है लगातार। क्या ऐसा होता है कि वह हट के यहां से आगे बढ़ेगा? पानी ऐसे करके जा रहा है और उसके बाद फिर वहां से जाएगा, ऐसा होता है कि लगातार नहीं जाता है? इसीलिए कि इसका कण इतना भी कमजोर नहीं होता है कि वह अपने स्थान को, अपने सतह को छोड़ देगा। इतना कमजोर भी नहीं होता है, ठीक है। कमजोर होता है लेकिन इतना कमजोर नहीं होता कि वो अपने सतह को छोड़ पाता है। द्रव की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है। आकृति और आयतन, तो हमको 1 नंबर में लिखना है, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, क्योंकि द्रव को जो है ना, जिस बर्तन में रहते हैं ना, उसकी उसी की आकृति जैसा हो जाता है, होता है ना। द्रव को गिलास में रखेंगे तो गिलास के जैसा उसका आकृति हो जाएगा, उसका आकार। और उसी द्रव को थाली में रख देंगे तो उसका आकार थाली के जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाली के जैसा हो जाएगा, किंतु उसका आयतन नहीं बदलता है। द्रव का आयतन नहीं बदलता है, ठीक है। आयतन उतना ही रहेगा, आयतन कभी नहीं बदलेगा, आयतन निश्चित रहता है। इसे आप टिक कर लो, यहां तक इसे नोट कर लेना। आगे पढ़ते हैं, पढ़ने का आगे काम आ गया। जो रेड कलर है उसे टिक करो। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन की आकृति प्राप्त कर लेता है। इसका कारण यह है कि द्रव के कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं और अंत में ही अस्थिर होकर बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इसको कहां से कहां तक टिक करेगा? स्टार पॉइंट में टिक करना कि द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन की आकृति प्राप्त कर लेता है, यहीं तक टिक करना। क्यों पूछेगा तो तुम लोग बता देगा बिना याद कर लिए, क्योंकि इसका कण जो है ना एक दूसरे पर फिसलता है। कि क्यों नहीं लिखना है, बस सिर्फ
प्राप्त कर लेता है तक लिखना। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि द्रव के कण एक दूसरे के और निकट नहीं आ सकते और ना एक दूसरे के और दूर जा सकते हैं, अतः द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव के आयतन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? द्रव के आयतन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके कण एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते और एक दूसरे के दूर भी नहीं जा सकते, इसीलिए द्रव के आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न में पूछा जाएगा तो ये इसका उत्तर है। पूछा जाएगा कि द्रव के आयतन निश्चित होते हैं किंतु आकृति निश्चित नहीं, क्यों? बोलेंगे द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन की आकृति प्राप्त कर लेता है, अतः आकृति निश्चित नहीं होती। और उसके बाद लिखना कि द्रव के कण एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते और एक दूसरे से दूर भी नहीं जा सकते, अतः द्रव के आयतन भी निश्चित, मतलब कि निश्चित रहते हैं, मतलब परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, ऐसा लिख लेना। आगे है घनत्व। दो नंबर, द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। कहने का मतलब द्रव का जो घनत्व होता है उसके ठोस रूप के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। देखा होगा जल में, यहां पर जल है इस तरह से, तो बर्तन में जल रहता है, तो जल में एक बर्फ को रख देते हैं तो बर्फ डूब जाता है कि तैरता है? बर्फ तैरता है क्योंकि वह ठोस रूप है, जल का ठोस रूप है और उसका घनत्व तो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या लिखा है? किसी पदार्थ की ठोस अवस्था की तुलना में उसके द्रव अवस्था के घनत्व तो क्या होता है? ध्यान से सुनना, द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। आगे देखते हैं। क्या लिखा गया है 3 नंबर में? संपीड्यता, मतलब वही संपीड़न। ठीक है, नंबर 3, द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं, मतलब द्रव को भी आप दबा करके संकुचित नहीं कर सकते हैं और द्रव को आप दाब घटा करके उसको प्रसारित भी नहीं कर सकते हैं, है ना? यही चीज होता है संपीड़न, मतलब दबा देंगे तो वह संपीड़ित हो जाएगा, आप उसे संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठोस की तुलना में कुछ हद तक क्या है? इससे ज्यादा है, उससे क्या है? ज्यादा है संपीड़। तो कहा जाए कि द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं, ठोस की तुलना में ये थोड़ा अधिक संपीड्य होते हैं। यहां तक चेक कर लेना। इसका कारण क्या हो सकता है? कि यह द्रव में अंतराणु का स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है ना? अंतराणु का स्थान द्रव में ज्यादा होता है स्थान, तो दबाएंगे तो दबेगा नहीं। अभी बीच में स्थान रहेगा, बोलेंगे दबो तो दबेगा नहीं। स्थान कम रहेगा तो बोलेंगे दाबने, दबेगा नहीं? दबेगा। आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है द्रवों के द्रवनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। ठोस पदार्थ से कम होता है द्रवनांक और क्वथनांक। ठीक है, यहां तक ठीक कर लेंगे। जहां तक पढ़ते हैं वो रेड कलर वाला नहीं ठीक करता है। आगे आगे फिर वहीं से शुरू करेंगे। द्रव पदार्थों के द्रवनांक कमरे के ताप से कम होते हैं किंतु इसके क्वथनांक कमरे के ताप से उच्च होते हैं। इसे टिक कर लो स्टार पॉइंट में, इसको आप स्टार पॉइंट में लिखना। ऐसे लिखोगे स्टार पॉइंट में। भौतिक गुण जब भी पूछा जाएगा तो इस स्टार पॉइंट वाले को नहीं बोलना। ठीक, आगे देखते हैं 5 नंबर।
तरलता। 5 नंबर देखते हैं, द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहां तक टिक कर लेना है। आगे पढ़ देते हैं, टिक कर लिए हैं। ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अंतराणुक स्थान अधिक और अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर होने के कारण द्रव कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों से उच्च होती है। फलतः द्रव में बहाव का गुण आ जाता है, जिससे इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। आगे, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कमरे के फर्श पर थोड़ा जल गिरा दिया जाए तो यह फैलने लगती है और इसकी आकृति भी बदलने लगती है, किंतु जल का कुल आयतन अपरिवर्तित रहता है। ऐसा भी रहने दो, बस ये सिर्फ टिक कर लो एक स्टार पॉइंट में, है ना। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति किस पर निर्भर करती है? द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब आ गया 6 नंबर, विसरण। द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब मिल जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। चेक कर लो, क्रियाकलाप है उसे पढ़ ले, है ना। क्रियाकलाप को पढ़ ले, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई हार्ड चीज नहीं है, जहां हार्ड रहेगा वहां हम समझा देंगे। ठीक है, आगे ये कुछ लिखा हुआ है ना। शहद का घनत्व स्याही के घनत्व से अधिक होता है। सुनो ध्यान से, शहद का घनत्व स्याही के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए शहद स्याही की तुलना में बहुत धीमी गति से मिश्रित होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, टिक करेंगे ऊपर वाला। शहद का घनत्व स्याही के घनत्व से अधिक होता है। हाँ बस, फिर आगे क्रियाकलाप है, उसे एक बार देख लेना। क्या लिखा हुआ है नीचे में, इस सुनो, यहां पर इस क्रियाकलाप को पढ़ देते हैं। ठीक है, इस क्रियाकलाप में थोड़ा सा कुछ लिखाना है, इसीलिए इस क्रियाकलाप को पढ़ देते हैं। कहा जा रहा है कि 2 गिलास ले, जैसे ऊपर में 2 गिलास लिया हुआ है, 4 गिलास है ऊपर में, लेकिन ए और बी ऊपर में 2 गिलास लेना है। एक गिलास में जल, गर्म जल, और दूसरे गिलास में ठंडा जल ले। प्रत्येक गिलास में नीला थोथा, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक रवा डाले, मतलब उसका एक कंद डाले। ठीक है, गर्म जल शीघ्र ही नीले रंग का हो जाता है। गर्म जल क्या होता है, शीघ्र ही नीले रंग का हो जाता है। ऊपर में देख रहे हो, है ना, 2 बीकर है, शीघ्र ही क्या होता है, नीले रंग का हो जाता है। उसके बाद जबकि ठंडा जल काफी समय के पश्चात नीले रंग का होता है। इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। ये सब हम पढ़ लिए हैं पीछे। आगे देखते हैं, आप जानते हैं कि वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा गैस का मिश्रण है, अन्य गैस का मिश्रण है। ये गैसें
जल में विसरण की प्रक्रिया द्वारा घुली रहती है। जल में विलीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को क्रमशः जलीय जीव जंतु तथा पौधों द्वारा ग्रहण कर क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। इसे रहने दो। आगे, इस प्रकार ठोस, द्रव और गैस सभी पदार्थ द्रव में विसरित होते हैं। अब यहां से स्टार पॉइंट देकर लिखना है, ठीक है। ये 7 नंबर नहीं देना, अब द्रव का जमना लिखेंगे स्टार पॉइंट दे करके, ठीक है। यानी अगला हेडलाइन दे करके लिखना है, स्टार पॉइंट देंगे और लिखेंगे द्रव का जमना। ये परिभाषा देख लो, कहा जा रहा है कि किसी भी द्रव का ठोस के रूप में, किसी भी पदार्थ का ठोस के रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। द्रव का जमना कहलाता है। इसे टिक कर लो। उदाहरण के लिए इसमें उदाहरण दिया गया है कि यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री केल्विन ताप तक ठंडा किया जाए तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। जल क्या होता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि यह परिवर्तन अस्थायी होता है। कहने का मतलब फिर इसको गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा, ये अस्थायी परिवर्तन है। तो इसे आप स्टार पॉइंट में टिक कर लें, उदाहरण के रूप में टिक नहीं करना, ठीक है। यदि, कहां से टिक करेगा, यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाए तो जल बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। यहां तक टिक करना है, ठीक है। अब आगे आया वाष्पन। आप देखे होंगे कि एक चिपटी थाली में रखे जल को खुली वायु में रख दिया जाए तो कुछ समय के पश्चात थाली का जल गायब हो जाता है। इस प्रकार छिछले तालाब या झील का जल भी विशेषकर गर्मी के मौसम में धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जल गायब होकर जाता कहाँ है। वस्तुतः जल वाष्प या गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होती है उसे वाष्पन कहते हैं। अब वाष्पन की परिभाषा नीचे दिया गया है। आप थाली में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसे धो के रख देते हैं तो थोड़ा देर बाद थाली का पानी क्या होता है, गायब हो जाता है। तो वो क्या हुआ, वाष्पीकरण उसका हो गया, ठीक है। जिस प्रक्रिया द्वारा मतलब गायब हुआ उस प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं, परिभाषा। अतः किसी द्रव का कमरे के ताप पर, किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। क्या कहा जा रहा है कि कमरे के ताप, किसी द्रव का कमरे के ताप कितना होता है, लगभग 23 डिग्री सेल्सियस, लगभग 23 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर या फिर द्रव के क्वथनांक के ताप के नीचे द्रव का धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। तो द्रव का क्वथनांक मतलब जब द्रव पूर्ण रूप से सूख जाता है तो द्रव का क्वथनांक हो जाता है। उससे पहले मतलब द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है, ठीक है। तो द्रव के क्वथनांक और कमरे के ताप, इस दोनों के बीच में
जल का गायब होना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। परिभाषा है समझ में? कैसे ठीक कर लेंगे? अब यहाँ लिखा गया है क्रियाकलाप, कार्यकलाप है। एक घड़ी कांच पर, मतलब घड़ी के कांच पर थोड़ा सा क्या करना है? कार्बन डाइसल्फाइड लेकर खुली वायु में छोड़ देते हैं। कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड कांच पर से गायब हो गया, है ना। आगे क्रियाकलाप 2 देखते हैं। स्टील की एक थाली में थोड़ा सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक का जलीय विलयन ले और थाली को गर्म करे। कुछ समय के पश्चात थाली का जल गायब हो जाएगा और थाली में सोडियम क्लोराइड अपशिष्ट बच जाएगा। वाष्पन क्रिया की व्याख्या, इसे बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। वाष्पन क्रिया की व्याख्या, इसे स्टार पॉइंट में लिखना है। हम जानते हैं कि द्रव के कण अनवरत गमन करते रहते हैं। द्रव के कण क्या होते हैं? हमेशा गति करते रहते हैं। अनवरत माने हमेशा गति करते रहते हैं तथा परस्पर टकराते रहते हैं। मतलब जब गति करते हैं तो ये क्या करते हैं? टकराते रहते हैं, ठीक। उसके बाद वायु में खुला छोड़ देने पर ये वायु के कणों के साथ भी टकराने लगते हैं। सबसे पहले तो ये आपस में लड़ झगड़ रहा था, टकरा रहा था। जब वायु में खुला छोड़ दिया तो यह क्या करने लगा? वायु से भी टकराने लगा, मतलब वायु से भी वह मिलने लगा, है ना। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह मतलब जो ऊपर से द्रव का सतह रहता है, ठीक है। द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण बल समाप्त हो जाती है। भीतर से जो खिंचाव बल रहता है ना, वो समाप्त हो जाता है। भीतर से खिंचाव बल समाप्त हो जाता है। इसके बाद यानी फलतः ये कण जल की सतह को छोड़ देता है और वाष्पन में परिवर्तित होकर वायु में चले जाते हैं। यहां तक आपको ठीक करना है। द्रव हम जानते हैं इसे, ठीक है। हाँ, अब बताओ क्या ये याद होगा? आसानी तरीका से या मुश्किल तरीका से? देखो आसानी तरीके से इसे कैसे याद करेंगे। सबसे पहले इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा पॉइंट्स कि द्रव के कण हमेशा गतिशील रहते हैं और ये परस्पर टकराते रहते हैं। सुनो ध्यान से, कहानी की तरह इसको सुन लो, यानी इस बुक को अब नहीं देखना है, ठीक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। सबसे पहले द्रव के कण क्या होते हैं? हमेशा गतिशील करते हैं। ये परस्पर टकराते रहते हैं आपस में। जब इसको वायु में छोड़ देते हैं, पहले ये अपने आप घरे में लड़ेगा, जब बाहर जाएगा तो वह बाहरी वातावरण से भी लड़ने लगेगा, है ना। मतलब वायुमंडलीय बाहरी वायुमंडल से भी वह टकराने लगेगा। अपना भाषा में याद करेंगे, है ना। तो वह बाहरी वातावरण से भी टकराने लगता है। तो बाहरी वातावरण से कौन टकराएगा? बाहरी सतह ना, जल का बाहरी सतह टकराएगा, ऊपर वाला सतह टकराएगा। तो इससे क्या होता है? जल के कण जो होता है ना, बाहरी कण, जल के बाहरी कण वह ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। इतना ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि वह अपने नीचे से आकर्षण बल जो होता था, खिंचाव बल, उसको छोड़ देता है और ऊपर का बल क्या होता है? वह अपने आप उसको छोड़ देता है और ऊपर वाष्प के रूप में चला जाता है। बोलो याद होगा? इसमें गैस के सामान्य गुण कल पढ़ेंगे। इसको खत्म कर लेते हैं। आगे देखेंगे
स्टार पॉइंट में वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वाष्पन किस किस घटना से प्रभावित होता है। देखो, वाष्पन, द्रव का वाष्पन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। द्रव का वाष्पन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 में द्रव की प्रकृति पर, नंबर 2 में द्रव के ताप पर, नंबर 3 में द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, और नंबर 4 में वायु के वेग पर, नंबर 5 में आर्द्रता पर। इस तरह से, ठीक है। इतना आप लोगों को शॉर्ट में बोलना है, हो जाएगा। उसके बाद इसकी विशेषताएं लिखने के लिए इसके साथ साथ ही लिखेंगे। अभी लिखेंगे ना, एक में लिखेंगे द्रव की प्रकृति, डैश दे के जो लिखा है ना वो सारा तो नहीं लिखाएंगे, लेकिन जो लिखाएंगे उसे लिख लेना उसी में। लेकिन जब पूरा याद नहीं होगा ना तो रटने का पूरा प्रयास करना, ध्यान देने का, ठीक है। और यदि पूरा याद नहीं होता है तो आप बस शॉर्ट याद कर लीजिए उसका। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्या करता है निर्भर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो द्रव का क्वथनांक जितना भी कम रहेगा, द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है, ठीक है। समझ में आया। अतः कि जल का क्वथनांक जो होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और ईथर, स्पिरिट, एल्कोहल, इस सब का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस पर होने लगता है, वाष्पित होने लगता है ना। कम तापमान पर ही वाष्पित होने लगता है। तो अब देखो, तो इसका क्वथनांक जो है ना, ईथर का क्वथनांक कितना है 34 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके वजह से जल के तुलना में ईथर अत्यधिक तेजी से वाष्पित होगा, अत्यधिक तेजी से वाष्प में परिवर्तित होगा या फिर वाष्पित होगा। समझ में आया। हालांकि द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा उसका वाष्पन उतना ज्यादा होगा देरी में, और जिस द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा उसका वाष्पन उतनी ही शीघ्र हो जाएगा। समझ में आया। मतलब जितना कम तापमान पर कोई जल्दी सूख जाता है तो वह क्या होता है, जल्दी ना सूख जाएगा। तुम लोग सैनिटाइजर मारे हो हाथ पे, द्रव द्रव रहता है, तुरंत गायब हो जाता है। वही पानी का मारो, नहीं होगा जब तक इसको रगड़ेंगे ना किधरों होगा नहीं, ठीक है। ये हाथ जो है ना गर्मी उत्पन्न करता है, ये हाथ क्या करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। इसीलिए सैनिटाइजर जो देते हैं ना वो तुरंत क्या करता है, उसको वाष्पित कर देता है, जल को उतना जल्दी वाष्पित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको ठीक करते हैं। द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से रहता है। यहां तक ठीक कर लिए हैं। उदाहरण के लिए ठीक कर लेगा पूरा। ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जो ज्यादा है। अतः जल की तुलना में ईथर अत्यधिक तेजी से, है ना, जब अत्यधिक शब्द बोलने में हार्ड लगता है ना तो अधिक लिख दो। क्या लिखेगा, अधिक तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, या फिर अधिक तेजी से वाष्पित, है ना, अधिक तेजी से वाष्पित हो जाता है, अधिक तेजी से वाष्पित हो जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अधिक तेजी से वाष्पित हो जाता है, बस हो गया। कहीं पर यदि वर्ड आप लोगों को याद करने में कठिनाई करता है
तो आप उस वर्ड को तोड़ सकते हैं इस प्रकार से, मतलब उसका पर्यायवाची शब्द जो होता है ना, वाष्प में परिवर्तित हो जाना को वाष्पित भी कहते हैं, तो वही शब्द लिख देंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, क्रियाकलाप पढ़ लेना। नंबर 2, कहा जा रहा है कि ताप, द्रव का ताप, ठीक है, द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतनी ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा। द्रव जितना ताप अधिक रहेगा उसकी वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। यहां तक टिक कर ले, बस यहीं तक, आगे नहीं। 3 नंबर देखना है, हो गया ठीक। 3 नंबर देखते हैं, पृष्ठ, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, मतलब कि आप एक गिलास में द्रव को रखें और एक थाली में द्रव को रखें, गर्म करेंगे ना, वाष्पिन उसको पूरा खत्म करना चाहेंगे तो हरिया वाला जल्दी खत्म होगा, थाली वाला, है ना, और गिलास वाला कम स्पीड में खत्म होगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है। थाली का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, वह सभी जगह से, है ना, सभी जगह से क्या होगा, वाष्पित होगा। थाली इतना बड़ा मुंह रहेगा और गिलास में इतना बड़ा मुंह रहेगा। जब गर्म करेंगे तो थाली में बड़ा मुंह रहता है तो बड़ा भाग से वाष्प निकलता है और गिलास में छोटा भाग से वाष्प निकलता है, इसीलिए थाली ज्यादा मात्रा में वाष्पित होता है। ठीक है, आगे, द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। बस सिर्फ तुम लोग रेड वाला याद कर लेगा ना तो समझ जाएगा उसका अर्थ, क्योंकि अर्थ तो समझा ही रहे ना, लेकिन लिखना है अर्थ। ठीक है, आगे, इसी कारण से क्या होता है, सुनो, इसी कारण से क्या होता है, जब आप कपड़े को, वस्त्र को धोते हैं और धोने के बाद उसको लपेट के ले जाते हैं सुखाने के लिए, और गलती से लपेटे रख देंगे, एगो लपेटे रह जाएगा, एगो फैला देंगे, तो एगो सूख जाएगा, एगो नहीं सूखेगा, नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि जो फैला दिए उसमें पूरा जो जल भींगा हुआ था उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, इससे उसका वाष्पन ज्यादा संख्या में हुआ, और जो लपेटा हुआ वस्त्र था उसका ऊपर ऊपर भाग वाष्पित होकर के सूख गया, बाकी अंदर वाला भाग नहीं सूख पाया। समझ में आ गया, क्षेत्रफल के वजह से हुआ। ठीक है, आगे 4 नंबर, जिसमें ठीक नहीं करते हैं उसे ठीक ना करें। कहा कि वायु का वेग, अब आगे देखो, हवादार स्थान पर जहां वायु का वेग अधिक रहता है द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। यहां तक ठीक करेंगे, क्योंकि ये जो है ना द्रव के कण को क्या करता है, वाष्प के कणों को वायु तेजी से भाग कर लेके चला जाता है। द्रव के कण को वाष्प के कण बहुत, वायु के कण बहुत तेजी से बढ़ा करके लेकर चला जाता है, बहा कर लेकर चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जहां तक बोलते हैं ठीक करने वहीं तक, द्रव का वाष्पन तेजी से होता है वहीं तक ठीक करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, पेट्रोल लेकर एक ऐसे कमरे में रख दे जहां कोई पंखा ना हो। आप देखेंगे कि पंखे के नीचे रखा हुआ पेट्रोल शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है, और वही एक कमरे में फिर जितना पेट्रोल वहां रखे थे, यानी आप 2 कमरे को चूज कर ले, एक में पंखा चला देना है और एक में पंखा नहीं चलाना है। ठीक है, बड़ा मात्रा में पेट्रोल लेना, ज्यादा में नहीं लेना, नहीं सूखने में लग जाएगा समय। ठीक है, बस उसको भिजा के रखना है। एक में खुला, एक में पंखा रखना है चलता हुआ, एक में बिना चलता हुआ। ठीक है, देखना है कि दोनों में कौन पहले सूखता है, तो जिसमें हवा रहता है, हवा की गति रहता है, उसमें पहले सूखेगा। ठीक है, उसमें पहले वाष्पित होगा।
आगे 5 नंबर, आर्द्रता क्या कहता है? वाष्पन के वेग पर वायुमंडल की आर्द्रता का काफी प्रभाव पड़ता है। इसे जानने से पहले आपको आर्द्रता क्या है वो जान ले। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। ठंडी के दिनों में जलवाष्प की मात्रा उसमें ज्यादा रहता है, ठीक है। जरा किंतु एक निश्चित ताप पर वायु में जलवाष्प की अधिक से अधिक एक निश्चित मात्रा ही उपस्थित रह सकती है। पृथ्वी पर यह अधिक मात्रा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब वायु में एक निश्चित ताप पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उस ताप पर सामान्यतः उपस्थित जल वाष्प की मात्रा से अधिक रहती है, तब वायु आर्द्र कहलाती है। इसके विपरीत जब उस ताप पर वायु में सामान्य मात्रा से कम जल वाष्प हो जाता है, तब वायु शुष्क कहलाती है। चलो इसको टिक कर लेना। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्र कहलाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। और उसके बाद इसे आप यहां तक पढ़ लें। शुष्क वायु किसको कहते हैं? जिसमें जल वाष्प की मात्रा, जिस वायु में जल वाष्प की मात्रा कम रहती है उसको शुष्क वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क वायु। और आर्द्र वायु किसको कहते हैं? जिसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक रहती है, जिस वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक रहती है उसको आर्द्र वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र वायु। से पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या कहता है? आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन बहुत कम होता है। इसे टिक कर लो। आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन बहुत कम होता है, जबकि शुष्क वायु में वाष्पन शीघ्रता से होता है। यहां तक टिक कर लो। क्या कहा गया? इसीलिए भींगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूखता है, और जबकि आर्द्र वायु में समय ज्यादा लगाता है। इसे मत लिखो, ठीक है। आगे, वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। सुनो, तुम लोग कभी सैनिटाइजर हाथ में मारा है? उसमें ठंडक महसूस होता है, और जल लेता है तो उसमें ठंडक महसूस होता है हाथ पर? उतना ना है, मतलब सैनिटाइजर के मात्रा में कम। सैनिटाइजर क्या करता है? क्यों? क्योंकि वह तुरंत वाष्पित हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है वाष्पन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। आपका हेडलाइन क्या होगा? कि वाष्पन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। अब देखो, घड़ा में पानी रखते हैं ना, मटका में पानी रखते हैं गर्मी के दिनों में, तो वह ठंडा हो जाता है, क्योंकि मटका में छिद्र रहता है ना, अनेकों छिद्र रहता है। वह बाहर गर्मी से क्या करता है, अंदर जल क्या करता है, वाष्पित होने लगता है। धीरे धीरे वह वाष्पित होने से क्या होता है, ठंडक महसूस होने लगता है। जल क्या हो जाता है, ठंडक हो जाता है। देखो इसकी व्याख्या पर लेते हैं। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। वाष्पन की क्रिया कहाँ होती है? पीछे पढ़े थे ना, ऊपरे में ना वायुमंडल से टकराता था। हाँ, तो वही वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर के द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और
वह ठंडा हो जाता है। इसे समझ लेना, ठीक है, इसे सिर्फ समझ लेना, इसे लिखना नहीं, टिक करना है सिर्फ ऊपर वाले, ठीक है। अब देखो ये वाला आप टिक कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको प्रश्न में पूछा जाएगा। अभी पहले पढ़ लेते हैं, अभी टिक नहीं करना है, ठीक है। क्रियाकलाप, कार्यकलाप है, एक मिट्टी की सुराही में जल भर लें तथा इसका ताप अंकित कर ले, मतलब जल का ताप अंकित कर लेना है। अब सुराही का ढक्कन, मुंह ढक्कन से बंद करके छोड़ दे। 2 या 3 घंटे बाद सुराही का जल का ताप अंकित करें, आपको पता चलेगा कि ताप कम हो गया पहले से, अतः सुराही का जल ठंडा हो गया। क्यों ऐसा होता है, इसका व्याख्या, परिभाषा। मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मिट्टी के सुराही में जिनसे होकर जल के कण सुराही की बाहरी सतह पर चले जाते हैं। समझ में आया? मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसको बढ़िया से समझो तो बिना याद किए याद हो जाएगा। यहीं पे आ जा रहा कि मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये पहला स्टेप है ना, सबको पता कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर जल के कण सुराही से बाहर आने लगते हैं, है ना, बाहर चले आते हैं। वाष्पन से ये कण जलवाष्प के ऊपर में वायु में चले जाते हैं, तो फिर नीचे वाला जल क्या आता है, ऊपर आता है। इस प्रकार से जल का वाष्पन होने लगता है। कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही, अब देखो जल के वाष्पन के लिए उसको ऊष्मा ने चाहिए, तो आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होती है, सुराही के जल से प्राप्त होती है, जिससे सुराही का जल ठंडा हो जाता है। इसे टिक कर लो, है ना। ये पूछा जाएगा कि सुराही का जल गर्मियों के दिनों में ठंडा क्यों हो जाता है, तो यही बोलना है। बोल पाओगे? क्या बोल पाओगे? बाहर चले आते हैं, है ना, जिससे यह वाष्पित होकर वायुमंडल में चले जाते हैं। वाष्पन के लिए, वाष्पन जल के भीतर से आता है, ये ना लिखा हुआ था, जिससे जल ठंडा हो जाता है। बहुत आसान है। कार्यकलाप 2, अपनी हथेली पर 1 या 2 बूंद स्पिरिट या ईथर रखें, मतलब सैनिटाइजर जिसको कहते हैं, ठीक है। हथेली पर देखो ईथर और सैनिटाइजर ये सब अलग है, स्पिरिट ये सब है ना, एक ही कैटेगरी में आएगा, कम तापमान पर क्वथन होने वाला। तो कहा जा रहा है कि हथेली पर आप ठंडक का अनुभव करेंगे। इसका कारण है कि हथेली पर रखे इन द्रव्यों का वाष्पन होता है, जिसके लिए आवश्यक ऊष्मा हमारी हथेली से प्राप्त होती है। सुनो, स्पिरिट जो हम हाथ पर लेते हैं, उस स्पिरिट का ऊष्मा होता है, ऊष्मा आता कहां से, हाथ में जो गर्मी है उससे आता है, ठीक है, हाथ से वह ऊष्मा आता है, इसीलिए हाथ को ठंडक उत्पन्न होती है। जल के भीतर से, घड़ा में जल के भीतर से ऊष्मा उसको प्राप्त होता है वाष्पन के लिए, इसीलिए जल के भीतर ठंडा होता है ना। समझ में आ गया? अब आगे है, गर्मी के दिनों में हम कपास के बने सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, है ना। तो देखो गर्मी के दिनों में, ये भी टिक करा देते हैं, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना काफी मात्रा में निकलता है। पसीना हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त कर वाष्पित होने लगता है ना, हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त कर लेता है और वह वाष्पित होने लगता है। कौन? पसीना। पसीना वाष्पित होने लगता है, इससे हमें ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक है, मतलब वह जल को अच्छी मात्रा में क्या करता है, मतलब कि वह बाहर निकलता है ना। अतः यह हमारे शरीर से पसीने को आसानी से शोषित कर इसे वायु के संपर्क में ले देता है ना, ला देता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हमें सूती वस्त्र पहनना चाहिए। तो ये आप यहां तक टिक कर ले, लेकिन इसे आप अपने भाषा में याद करें। कैसे याद करेंगे? गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना काफी मात्रा में निकलता है, पहले इतना याद रखना है।
गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना काफी मात्रा में निकलता है, और ये और सूती वस्त्र जो होता है पसीना को शरीर से बाहर निकाल देता है और वायुमंडल में पहुंचा देता है। ठीक है, इसका वाष्पन होता है। इस पसीना का वाष्पन के लिए ऊष्मा कहाँ से आती है? शरीर से आती है, इसीलिए शरीर ठंडा होता है, इसीलिए शरीर ठंडा हो जाता है। समझ में आ गया या फिर लिखा दे? बोल देगा? चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इसमें क्वेश्चन जो है ना और क्वेश्चनांक ये आगे के क्लास में होगा कल।